हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 57। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 6 है अनसेन पैसेज। सो पहले हम क्वेश्चंस रीड करेंगे, उसके बाद पैसेज। नंबर 1 इज इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एन इंडिविजुअल, यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के अंदर एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति क्या करता है ये बताना है। सो ये पैसेज के अंदर हमें पता चलेगा पैसेज पढ़ने के बाद। सो यहाँ पर आपका कीवर्ड हो गया सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और इंडिविजुअल। देन नंबर 2 इज विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को और क्या नाम दे सकते हैं और किस नाम से जाना जा सकता है। सो पहले हमें ये पता लगाना होगा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है क्या, इसके अंदर एक इंडिविजुअल करता क्या है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि इसको और क्या नाम दिया जाए। एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग, कंपल्सरी लर्निंग या फिर रिपल्सिव लर्निंग। तो दोनों क्वेश्चंस आपस में एक दूसरे के रिलेटेड हैं, दोनों को जो है हम एक साथ फाइंड आउट कर लेंगे। देन नंबर 3 इज देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की जरूरत क्यों है। नीड यहां पर आपका कीवर्ड हो गया। देन नंबर 4 इज द मॉडर्न एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज, ऑथर के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न एनवायरनमेंट है यानी जो आधुनिक वातावरण है, जो आजकल का वातावरण है वो कैसा है। रेस्ट्रिक्टिव, इंस्ट्रक्टिव, लेस डेवलप्ड या फिर इम्प्रैक्टिकेबल। सो यहां पर कीवर्ड हो गया मॉडर्न एनवायरनमेंट। देन नंबर 5 इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोजिंग इज, डायग्नोजिंग का सिनोनिम बताना है। सो मैंने आपको पहले बताया ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड वोकेबलरी के क्वेश्चंस आपको खुद से सोल्व करने होंगे। पैसेज के अंदर आपको इनके आंसर्स नहीं दिए जाते मोस्टली। सो डायग्नोजिंग का मतलब है पहचानना, और पहचानने को इंग्लिश में बोलेंगे आइडेंटिफाइंग। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डायग्नोजिंग का सिनोनिम आइडेंटिफाइंग। सर्चिंग का मतलब है खोजना, एग्जामाइनिंग का मतलब है जांच पड़ताल करना या छानबीन करना। कंप्लाइंग का मतलब है मानना या फिर पालन करना, जैसे रूल वगैरह होते हैं तो उनका पालन करना या रूल्स को मानना, उसे बोलेंगे कंप्लाइंग। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड्स, पैसेज के अंदर एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मीनिंग वर्ड्स के सिमिलर है। सो यानी सिंपली यहाँ पर भी आपको सिनोनिम बताना है वर्ड्स का। वोकेबलरी से क्वेश्चन है, खुद से सोल्व करेंगे। वर्ड्स का मतलब है पहल, और पहल को इंग्लिश में इनिशिएटिव भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, और पैसेज के अंदर भी ये वर्ड काफ़ी बार यूज हुआ है इनिशिएटिव। सो आपका डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। जो अदर ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। चैलेंज का मतलब है चुनौती, इंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट का मतलब है जो आजकल का हमारा एनवायरनमेंट है यानी इंफॉर्मेटिव एनवायरनमेंट, शिक्षाप्रद वातावरण। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी। सो सभी ऑप्शंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपके पहले ही कंप्लीट हो गए। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो आप कीवर्ड से फाइंड आउट करने वाले हैं, उनको ढूंढने के लिए हम चलेंगे पैसेज के अंदर। सो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका कीवर्ड था कि इंडिविजुअल क्या करता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के अंदर एक व्यक्ति क्या करता है। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग in its broadest meaning describes a process in which individual, ठीक है, इंडिविजुअल आ गया। अब देखिए इंडिविजुअल क्या करता है, टेक द इनिशिएटिव विद और विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स। सो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल एज इट इज वर्ड्स, एज इट इज लैंग्वेज आपको लिखी हुई मिल गई कि इंडिविजुअल क्या करता है, टेक्स इनिशिएटिव विद और विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स। यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक व्यक्ति खुद से पहल करता है, दूसरे उसकी हेल्प करें या ना करें, यानी वो एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, अपने निर्णय खुद लेने लायक हो जाता है। सो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मतलब हो गया खुद से सीखना, दूसरे की जरूरत अब आपको नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं। सो देखिए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मैंने अभी बताया मतलब है खुद से सीखना, तो ऐसी लर्निंग को हम एक्टिव लर्निंग भी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक 5th 6th स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट है वो डिपेंड रहता है टीचर्स पर, पेरेंट्स पर, अपने ट्यूशन टीचर पर, ठीक है। उसको जो टीचर पढ़ाएगा वो पढ़ेगा, ठीक है, सिर्फ उतना ही पढ़ेगा जितना उसका टीचर उसे पढ़ा रहा है, जितना टीचर उसको डायरेक्शन दे रहा है। यानी आप वेट कर रहे हैं कि आपको कोई बंदा डायरेक्शंस दे, आपको कोई बंदा निर्देश दे कि ये काम करो, फिर आप उसको फॉलो करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम पैसिव लर्निंग।
बट जैसे जैसे स्टूडेंट बड़ा होगा, मैच्योर होगा, एक कॉलेज लाइफ जिएगा, तो उसमें क्या है, कॉलेज लाइफ में बच्चा मैच्योर हो जाता है और अब उसको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो वो पढ़ाई कर रहा है, जो लर्निंग कर रहा है, वो एक्टिव लर्निंग हो जाती है, क्योंकि अब उसे पता है मुझे कब पढ़ना है, कब मेरे एग्जाम्स हैं, ज़्यादा पढ़ना है, कब मुझे सीरियसनेस के साथ पढ़ना है, क्योंकि अब उसको जो है टीचर पर डिपेंड रहने की या पेरेंट्स पर अपने डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अब वो चीज़ों को खुद से सीखना स्टार्ट कर दिया उसने, तो ऐसे लर्निंग को बोलेंगे एक्टिव लर्निंग। सो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, एक्टिव लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देन आपका एक कीवर्ड था कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की ज़रूरत क्यों है, नीड क्यों है। सो सेकंड पैराग्राफ अगर आप देखें तो फर्स्ट लाइन है, व्हाट इज द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें यही बताया गया है कि इसकी नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है। सो आगे पढ़ेंगे, वन रीज़न इज दैट देयर इज कन्विंसिंग एविडेंस दैट पीपल हु टेक द इनिशिएटिव इन लर्निंग लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, यानी ज़रूरत क्यों है, इसका बेनिफिट क्या है। तो देखिए, इसके थ्रू आप ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं और अच्छी तरीके से बेटर वे में सीखते हैं। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। सो ये क्वेश्चंस कुछ जो है ये डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज सेम लैंग्वेज में, सेम वर्ड्स में आपको आंसर मिल रहे हैं। कुछ में आपको अपनी तरीके से आंसर देने पड़ रहे हैं, जैसे अभी एक्टिव लर्निंग, तो एक्टिव लर्निंग वर्ड पूरे पैसेज में कहीं यूज़ नहीं हुआ, तो आपको वो समझ के देना है आंसर। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इसके बाद में नंबर 4 में आपका कीवर्ड था मॉडर्न एनवायरनमेंट। ऑथर के अकॉर्डिंग मॉडर्न एनवायरनमेंट कैसा बताया गया है। सो पैसेज की लास्ट लाइन में आइए, टू मीट द चैलेंज इन टुडेज इंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट, यानी जो आजकल का एनवायरनमेंट है, जो टुडेज एनवायरनमेंट है, उसको कैसा बताया, इंस्ट्रक्टिव बताया है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंस्ट्रक्टिव। इंस्ट्रक्टिव का मतलब है इंफॉर्मेटिव, यानी कि शिक्षाप्रद। ठीक है, बहुत ही एजुकेटिव जो है आज का एनवायरनमेंट है, आजकल का जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। नंबर 5 एंड 6 हम पहले ही कर चुके हैं। सो पैसेज आपका कंप्लीट हो गया, आपको एक बार सिर्फ पैसेज पढ़ना है और आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे। पैसेज कंप्लीट, आगे चलते हैं। डायरेक्शन 7 to 9 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज एडिक्वेट इज अ सिनोनिम ऑफ, एडिक्वेट का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब है पर्याप्त, यानी आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो जितनी ज़रूरत है उतनी आपको मिल गई, यानी एडिक्वेट अमाउंट में आपको वो चीज़ मिल गई, आपके लिए वो पर्याप्त है, तो उसको बोलेंगे सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एडिक्वेट का सिनोनिम सफिशिएंट यानी पर्याप्त। बाकी ऑप्शंस की बात की जाए तो एक्सेप्टेबल का मतलब है जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, सेम एडमिसिबल, दोनों का मतलब सेम है। सरप्लस का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा होना, अगर ज़रूरत जितनी है उतना मिल रहा है तो उसको बोलेंगे एडिक्वेट सफिशिएंट, अगर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ आपको मिल गई तो उसको बोलेंगे सरप्लस यानी एक्स्ट्रा। द नंबर 8 इज द वर्ड डिल्यूजन मीन्स, डिल्यूजन का मतलब है भ्रम, इंग्लिश में बोलेंगे इल्यूजन। सो डिल्यूजन का मतलब हो गया इल्यूजन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो इल्यूमिनेशन का मतलब है रोशनी यानी लाइट, एस्केंशन का मतलब है चढ़ाव। ठीक है, यानी आपने एक चीज़ सुनी होगी असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, यानी चढ़ाव होता है। सो वही चीज़ है एस्केंशन का मतलब चढ़ाव। रियलिटी का मतलब क्या है आप जानते हैं अच्छी तरीके से, वास्तविकता। देन नंबर 9 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एक्विट इज, एक्विट का अपोजिट बताना है। सो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। एक्विट का मतलब है आरोप से बरी करना, यानी किसी के ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको आरोप को हटा देना, आरोप से बरी कर देना, उसको बोलेंगे एक्विट। अब अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी इंसान पर आरोप लगाना, और आरोप लगाने को बोलेंगे कन्विक्ट। सो एक्विट का अपोजिट हो गया कन्विक्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन 10 to 11 है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 10 इज वन हु बिलीव्स ऑन फेट, फेट का मतलब है भाग्य, यानी जो इंसान भाग्य पर विश्वास करता है, भाग्य पर भरोसा रखता है, उसको क्या बोलते हैं। सो हिंदी में उसको बोलते हैं भाग्यवादी, और इंग्लिश में बोलेंगे फेटलिस्ट। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, वन हु बिलीव्स ऑन फेट इज कॉल्ड फेटलिस्ट। द नंबर 11 इज अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता है, उसे और उसे कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अपने आप में वो इंटरेस्टेड है। सो उसको बोलेंगे ईगोइस्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसको सिर्फ मैं में इंटरेस्ट है, बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं। द नंबर 12 इज
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, ओकेजन की सही स्पेलिंग बतानी है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका सेम है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, मिलेनियम की स्पेलिंग बतानी है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहां से आप चेक भी कर सकते हैं। द नंबर 14 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, सेंटेंस आपका है एंड टोल्ड माई ब्रदर आई विल मीट यू इन योर क्लास। सो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आया एंड टोल्ड माई ब्रदर, सो ये एज इट इज रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं, कोमा की जगह पर आ जाएगा दैट। इतना सभी ऑप्शंस में सेम है। अब आगे की बात आए तो ऑप्शन ए में है आई, फिर शी ही। तो अब ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पर आई आएगा, शी आएगा या फिर ही आएगा। तो एक चीज़ याद रखिए, ये जो आई है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, एन के लिए। अब आपको नहीं पता कि एन लड़का है या फिर लड़की है, सो आप यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर ही आएगा या शी आएगा। आई तो आ नहीं सकता, ठीक है, आई तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। आपके पास बी, सी और डी में शी और ही आया है, तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सो इसको अभी रखिए, आगे का सेंटेंस देखिए कौन से में करेक्ट है, फिर आप कंफर्म कर पाएंगे। सो अगर आप अपनी रिपोर्टेड स्पीच देखें तो यहाँ पर आया है विल, और जब टेंस चेंज होगी इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सो इनडायरेक्ट में आपका सेंटेंस जो है वो वुड से बनेगा। विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर विल का यूज हुआ है। सो अब आप बिल्कुल कंफर्म है कि ये जो एन है ये एक लड़की है, ठीक है। सो यहाँ पर शी का यूज होगा, एंड टोल्ड माई ब्रदर दैट शी वुड। इसके बाद या तो अब आपका हो सकता है ऑप्शन नंबर बी या फिर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आया है हिज क्लास और यहाँ पर आया है हर क्लास। अब ये जो हिज हर आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है भाई के लिए, ठीक है। माई ब्रदर, क्योंकि भाई से बोला जा रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास में मिलूंगी, तो तुम्हारी क्लास यानी भाई की क्लास। अब जो भाई है वो मेल है, सो मेल के लिए आप यूज करेंगे हिज। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एंड टोल्ड माई ब्रदर दैट शी वुड मीट हिम इन हिज क्लास। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ी भी जल्दबाजी करते हैं तो आप क्वेश्चंस को गलत ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा प्रोनाउन के बीच में थोड़ी घिचपिच हो रही है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, एक्टिव पैसिव हुआ, इसमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि अब के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला है, तो हो सकता है एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा उसी तरीके से सेट किया गया हो। द नंबर 15 इज व्हाट डज द फ्रेज फॉलो वंस नोज मीन। एक फ्रेज दिया गया है फॉलो वंस नोज, इसका मतलब बताना है, यानी नाक की सीध में। आप किसी को डायरेक्शन बताते हैं और आपको अगर बताना है कि सीधे जाओ तो आप उससे बोलते हैं नाक की सीध में चले जाओ, यानी आप कहना चाह रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट चले जाओ। वही चीज़ है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, टू गो स्ट्रेट अहेड, यानी सीधे चले जाना नाक की सीध में। देन डायरेक्शन 16 to 17 है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज एन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। सो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, पूरा कंप्लीट। इसको बना देंगे हम सब्जेक्ट। सो अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, इन्होंने मिस कर दिया, सो ये गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी और सी आपके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स ये कंप्लीट लिखा हुआ है। सो या तो बी होगा या फिर सी होगा। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर आया है इज यानी प्रेजेंट, और यहाँ पर आया है हैज़ बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट। सो अब आपको देखना होगा आपका जो सेंटेंस दिया गया है एक्टिव में, इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। सो यहाँ पर आया हैज़ वॉन यानी प्रेजेंट परफेक्ट। सो जब आप पैसिव बनाएंगे वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स हैज़ बीन वॉन बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट। Then number 17 is the doctor bandaged the arm of the injured man. So यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन, कंप्लीट। तो ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, और ये आपका सब्जेक्ट बना है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। सो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। इसके बाद में यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है यानी सिंपल पास्ट टेंस, सो आप यूज करेंगे वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म बैंडेज्ड बाय द
डॉक्टर, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। द नंबर 18 इज फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है सिक्योरिटी, इसका एडजेक्टिव बनाना है। सो सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा। सो ये एक चीज का नाम है, तो ये तो हो गया नाउन, यानी आपको नाउन दिया गया है, ठीक है, और आपको बनाना है एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव कैसे बनेगा? देखिए सिक्योरिटी का एडजेक्टिव हो जाएगा सिक्योर्ड, यानी सुरक्षित, ठीक है। कोई भी इंसान है तो मैं अगर बोलता हूँ सिक्योर्ड पर्सन, तो कैसा पर्सन है? सुरक्षित है, सिक्योर्ड है। कैसे का जवाब मिला? यानी एडजेक्टिव। सो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव सिक्योर्ड भी हो सकता है और सिक्योर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब है सुरक्षित। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, एक नाउन है, एक नाम है। देन सिक्योर्ड का मतलब सुरक्षित, सिक्योर का मतलब भी सुरक्षित। अच्छा, सिक्योर जो है ये आपका वर्ब का भी काम करता है। सिक्योर का मतलब क्या है? किसी को सिक्योर करना, यानी सुरक्षित करना। सो ये वर्ब की तरह भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। इसके बाद सिक्योरली में ly ऐड हो गया, तो ये आपकी हो गई एडवर्ब। देन डायरेक्शन 19 to 20 है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ DIG। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ पर यूज किया है सब्जेक्ट द कैंडिडेट। सो एक सब्जेक्ट आपके पास पहले से है, तो आपको दूसरा सब्जेक्ट यूज करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं देगा, कोई भी जरूरत ही नहीं है दूसरे सब्जेक्ट की। सो यहाँ पर ही नहीं आएगा, ही को यहाँ से खत्म कर दीजिए, यानी बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा करेक्ट? द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ DIG, क्योंकि एक सब्जेक्ट है वो एनफ है, दूसरे की आपको जरूरत नहीं है। द नंबर 20 इज द ऑफिसर हैज गिवन ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे। सो यहाँ पर आपके सेंटेंस में एक वर्ड आया यस्टरडे, और यस्टरडे से हमें क्या पता चलता है कि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सो यहाँ पर हैज गिवन की जगह क्या आ जाएगा? गेव, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाना है। सो ए पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। पैसेज में कोई भी डाउट है बताइए, मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करने की उसे कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओकेजन की सही स्पेलिंग बतानी थी। एंड 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिलेनियम की सही स्पेलिंग बतानी थी। सो आज के सेट में इतने रखते हैं। थैंक यू।